एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय और शुरुआत करते हैं आज अपने अगले लेक्चर की एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो लास्ट लेक्चर तक हमने जो भी पढ़ चुके हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को थोड़ा आगे लेके जाने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। मतलब कौन कौन से मॉडल्स हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके का एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, किस तरीके से वहाँ का अरेंजमेंट होता है। ये सारी बातें हमें एटॉमिक मॉडल के अंदर बताई जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि स्टार्ट होने वाला है किससे, एटॉमिक मॉडल्स के साथ। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे मॉडल डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडल है थॉमसन मॉडल। वो मॉडल है हमारा थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल को सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन किया सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। थॉमसन ने सबसे पहले हमें किसी भी एटम के मॉडल को समझाया। एटम के मॉडल को मतलब एटम कैसा होता है, कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, किस तरीके का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले समझाई किसने, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसका मॉडल का नाम क्या दे दिया, थॉमसन मॉडल। उसने क्या समझाया, वो बोलता है कि कोई भी जो भी हमारा एटम होता है ना, वो किस टाइप का होता है, वो स्फेरिकल होता है। सबसे पहले क्या बोला उसने कि वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है उसका। तो सबसे पहले उसने हमें शेप के बारे में बताया, किसी भी एटम के शेप के बारे में। तो ये शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। सेकंड चीज़ उसने बताई कि जो भी हमारा एटम होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस स्फेयर के ऊपर इस सरफेस पे कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। ये प्लस चार्ज है। ठीक है, इसको ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे। सेकंड चीज़ बताई कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके अंदर होता है। नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, यूनिफॉर्मली अरेंज होता है। ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसा होता है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म है मतलब कहीं पे ये नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पेस पे ज़्यादा होंगे, नहीं। हर जगह जो भी जो इनकी डेंसिटी होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी, कुछ इस तरीके से अरेंज किया हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि जो भी इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, उसको हम उनका जो अरेंजमेंट होता है उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो सबसे स्टेबल हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज होता है अंदर, याद रहेगा। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड चीज़, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने हमें ये बताया है कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है या कोई चार्ज होता है, तो न्यूट्रलिटी के बारे में हमें किसने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले थॉमसन मॉडल के अंदर। तो याद रखना है कि न्यूट्रलिटी के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट कौन था, थॉमसन था। याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव न्यूट्रल होता है, ये चीज़ समझ में आ रही है। सेकेंड चीज़, इसका कुछ और नाम भी है, जैसे इसका एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, ये मतलब ये तरबूज की तरह दिखता है कुछ इस तरीके से, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। या फिर कहीं पे इसका एक और नाम लिखा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, कहीं पे इसका एक और ये नाम भी लिखा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। तो कुछ लोग इस नाम से भी जानते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अदरवाइज अगर हम सिंपल साइंटिस्ट के नाम पे बोले तो उसको थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है। वापस से बता देता हूँ, स्फेरिकल शेप होता है, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। और ये एटम क्या होता है, न्यूट्रल। इस और नाम क्या है, और अदर नाम अगर हम बोले तो क्या है, वाटरमेलन मॉडल है और प्लम पुडिंग मॉडल है। इसके अलावा और कुछ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉडल हो गया अपना थॉमसन मॉडल। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड मॉडल, जो कि अपना रदरफोर्ड मॉडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको समझोगे, उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल पे जाएंगे।
तो इसके बाद हम जो सेकंड चीज़ पढ़ने वाले हैं या जो सेकंड मॉडल पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको तुमने पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उसको काफ़ी ध्यान से तुम्हें देखना है और चीज़ों को समझना है। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के अंदर? तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या कंक्लूजन निकला, उसके बाद उसने किस तरीके से अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखोगे कि सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट था क्या। इसने क्या किया, सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है। ये है अपना एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ओके। सबसे पहले इसने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और यहाँ पे कुछ इसने होल कर दिए। कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कुछ होल्स कर दिए। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे एक ही होल बना दूंगा तो चल जाएगा, उससे तुम्हें समझने में थोड़ा आसानी है, ठीक है। यहाँ से होल कर दिए और यहाँ से उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को भेजना शुरू किया। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्लिट्स लगाई जाती है, उन स्लिट्स को भी मैं लगा देता हूँ। स्लिट्स का क्या यूज़ है वो भी मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो ये है, ये इससे पास हो जाएगा और कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे ये स्लिट है अपनी सिंपल। फिर यहाँ पे रखा होता है गोल्ड फॉइल। यहाँ पे क्या रखा होता है, गोल्ड फॉइल। यहाँ पे रखा हुआ था एक सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर स्क्रीन है। जिस सर्कुलर स्क्रीन जो है इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है ना, कोटिंग किया हुआ। ये जो सर्कुलर स्क्रीन है ना, इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर हमने किया हुआ है ZnS की कोटिंग। ZnS समझ पा रहे हो? ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, जो कि हमने पढ़ चुके हैं किस काम में आता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसपे हम कोई चीज़ स्ट्राइक करते हैं तो वो चमकता है। ये चीज़ क्या है अपनी, ये चीज़ है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये है रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। पहले उसमें तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो पहले अल्फा पार्टिकल्स के बारे में समझाता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है कि वो पार्टिकल्स जो हीलियम जो होता है ना, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, याद रहेगा। वो है हीलियम। हीलियम के अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है ना, ओनली 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ओनली, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो कि अल्फा पार्टिकल एक तरीके से हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उन्हीं को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो इसको है ना रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी समझा देता हूँ, He+2, ठीक है। अब ये चीज़ तुम समझ पा रहे होंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैं टर्मिनोलॉजी समझा चुका हूँ। तो बताओ कहीं पे अगर He+2 लिखा हो तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो तुम आंसर दोगे 2। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम आंसर दोगे 0, है ना। चेक करो एक बार कैसे 0 बोल रहा हूँ मैं, +2 लगा दिया ना तो 2 - 2 0। न्यूट्रॉन कितने हैं, आंसर दोगे 2, ठीक है। तो ये He+2 ही एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। एक बार फिर से देखोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन का हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो पहले तुम अल्फा पार्टिकल के अंदर समझा दे कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। कुछ ऐसे पार्टिकल जो हीलियम के न्यूक्लियस की तरह बिहेव करते हैं, उनकी बॉम्बार्डिंग हमने इस रेडियो एक्टिव सोर्स से किया, याद रहे किसी चीज़। चलो आगे चलते हैं। तो हमने ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स रखे हुए थे, इनकी बम्बार्डिंग करना शुरू किया। हमने स्लिट्स लगा दी। स्लिट्स लगाने का रीज़न सिंपल सा है कि होता है क्या ना कि अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं यहाँ से तो वो हो सकता है कि अपनी डायरेक्शन को क्या करे, वो डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधा नहीं जाके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। तो स्लिट लगाने से क्या होता है कि उनका जो भी अरेंजमेंट होता है या जो भी उनका जो जाने का तरीका होता है वो स्ट्रेट हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा स्लिट लगाई जाती है। मैंने सिंपल यहाँ पे एक ही लगा रखी है, लेकिन अगर एक्चुअल अरेंजमेंट में देखें तो काफ़ी स्लिट्स लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन हमें स्लिट लगा के तो कुछ करना नहीं है, हमें तो सिंपल एक्सपेरिमेंट देखना है कि क्या हुआ, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स इसने क्या किया, यहाँ से निकालना शुरू किया। अल्फा पार्टिकल जिससे निकला, स्लिट से निकला, और ये अल्फा पार्टिकल कहाँ जाके टकराएगा, इस गोल्ड फॉइल की तरफ, ठीक है।
तो गोल्ड फॉइल के अंदर हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे ये पार्टिकल टकराया और टकरा के हो सकता है कि ये किसी यहाँ पे कभी जंप या इससे टकरा के कभी यहाँ पे स्ट्राइक किया, इससे टकरा के कभी यहाँ पे स्ट्राइक किया, इससे टकरा के कभी सीधा पीछे स्ट्राइक किया। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें इस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से देखने को मिले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिला, फर्स्ट है कि अगर मैं यहाँ से अगर पार्टिकल्स अगर मैं क्या करता हूँ, बम्बार्डिंग करता हूँ अल्फा पार्टिकल्स की, तो हो क्या रहा था कि जो ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन बार बार यहाँ पे ग्लो कर रही थी, यहाँ पे इसके जस्ट पीछे ग्लो कर रही थी। ठीक है, अगर इसके जस्ट पीछे ग्लो कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, इस गोल्ड फॉइल में से ये जो पार्टिकल्स है ये पास हो पा रहे हैं, तभी तो वो जाके यहाँ के स्ट्राइक होगा। अगर सपोज यहाँ पे कुछ रखा होता तो क्या ये सीधा जा पाता? अगर सपोज यहाँ पे ऐसे कुछ रखा होता तो ये पार्टिकल इससे टकरा के सपोज इधर जा सकता था, ये पार्टिकल टकरा के इस इधर जा सकता था, इधर जा सकता था। लेकिन हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल सीधा जा रहा है। अब सीधा जा रहा है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन हमें दिखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो क्या जा रहे थे, वो स्ट्रेट जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कहाँ जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, उनमें कोई रुकावट ही नहीं आ रही थी। पहली चीज़ समझ में आ रही है, ये पहला ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, He+2 होता है। देखा क्या गया, पहला ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे ग्लो कर रहा था, यहाँ पे ग्लो कर रहा था। अगर यहाँ पे ग्लो कर रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये सीधे आ रहे हैं, मतलब इनको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला कि जो भी ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सारे नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज़। फिर एक और चीज़ हमें क्या देखने को मिली, थोड़ा सा काफ़ी कुछ ज़्यादा बना दिया मैंने इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, अब इसको क्या दिखा कि कुछ पार्टिकल ज़रूरी नहीं है कि सारे यहाँ टकरा रहे हैं। कभी कभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ग्लो हो रहा था, कभी कभी यहाँ पर भी ग्लो हो रहा था, कभी यहाँ पर भी ग्लो हो रहा है, कभी यहाँ पर भी ग्लो हो रहा है। ये नहीं कि ओनली यहीं पे ग्लो हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं। अब कुछ पार्टिकल यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकल आके इस तरीके से डिफ्लेक्ट होकर ज़रूर वो यहाँ टकराया होगा, कुछ पार्टिकल आके से डिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ पे टकराया होगा, है ना, कुछ पार्टिकल ऐसे आके डिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ पे टकराया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये किसी एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर इसको मैं थीटा एंगल बोलूँ, इसको मैं थीटा एंगल बोलूँ, इसको मैं थीटा एंगल बोलूँ, तो इसका मतलब क्या है कि सम पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या है कि सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से, छोटे एंगल से भी क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये कुछ एक और ऑब्जर्वेशन मिला। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा टकरा रहे हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ पार्टिकल किसी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि अगर यहाँ से मैं 20,000 पार्टिकल्स भेजता हूँ, यहाँ से मैं क्या भेजता हूँ 20,000 पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल उसमें से क्या होता है, ऐसे टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसे गया और वापस आ गया, किसने में से, 1 in 20,000। वो क्या कर रहा है, वो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना पार्टिकल, एक पार्टिकल 20,000 में से। ठीक है, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिला। जरूरी नहीं है 20,000 ही हो, फ्लक्चुएशन कर सकता है, जस्ट एक राउंड ऑफ वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल्स भेजे 20,000, तो उसमें से देखा गया एक पार्टिकल इससे टकरा के वापस आ गया। ठीक है, और वापस आ गया, तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला। तो ये टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा स्ट्रेट चले जाते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन कि कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कि 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता है। 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि जाके वापस आ गया, इसको बोलते हैं 180 डिग्री डिफ्लेक्शन।
आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर होगी। पहले ऑब्जर्वेशन समझ में आए कि ऑब्जर्वेशन क्या हमें मिले, फिर हम ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, और उस कंक्लूजन के आधार पर, उस कंक्लूजन के बेसिस पर उसने कैसे अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया, अब उसके बारे में बात करने वाले। तो अब आगे समझते हैं इस चीज़ को कि इसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले, उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे क्या कंक्लूजन्स निकल के आए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे क्या कंक्लूजन्स निकल के आए, उन कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मैं पहले ऑब्जर्वेशन एक बार तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो पहले था कि स्ट्रेट जाते हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, स्ट्रेट जा रहे थे। सेकंड था कि कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, और थर्ड था कि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, 180 डिफ्लेक्शन, याद रहेगा, इतनी चीज़ सिंपल है। तो काफ़ी छोटे शब्दों में लिख दिया, लेकिन इसका जो भी भावना है वो पूरी की पूरी व्यक्त की हुई है। ठीक है, कंक्लूजन्स के बारे में बात करता है। पहला कंक्लूजन क्या निकला, तो पहले ही ऑब्जर्वेशन से पहला कंक्लूजन लिखने वाले। ठीक है, अगर हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये पता लगाया कि अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अगर सीधा जा रहे हैं, इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह के अंदर या इस पर्टिकुलर गोल्ड फॉइल के अंदर जगह खाली है, तभी तो सीधा जा रहे हैं। सपोज अगर तुम कहीं जा रहे हो और सपोज तुम बाइक लेके कहीं पे जा रहे हो। ठीक है, बाइक लेके जा रहे हो और जा रहे हो, बाई चांस कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो तुम क्या कर जाते हो, थोड़े रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हो, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया। लेकिन बाई चांस अगर सीधा रोड है तो तुम क्या करोगे, स्ट्रेट जाओगे। स्ट्रेट क्यों जा रहे हो, क्योंकि खाली है। स्ट्रेट क्यों जा रहे हो, क्योंकि खाली है। रुक क्यों गए थोड़ा, क्योंकि कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया था। हो सकता है कोई गांव आ गया हो बीच में, कोई शहर के अंदर जा रहे हो तो थोड़ा स्पीड के साथ चलते हो। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई पार्टिकल्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या बोल सकते हैं कि अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो होगा खाली। वो कैसा होगा, खाली होगा, तभी तो सीधा जा पा रहे हैं। अगर कोई होता तो वो डिफ्लेक्ट करता, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है। डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, मतलब जो बाकी बचा पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो पहला कंक्लूजन पहले ऑब्जर्वेशन से निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का होता है वो खाली होता है। याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ें। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से सेकेंड कंक्लूजन। अब कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट कब होगी, कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट कब होगी, मतलब डिफ्लेक्ट होने का कि दूर कब जाएगी। क्योंकि हो क्या रहा है कि अपना जो ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ये मैंने तुम लोगों को बताया कि हीलियम+2 होता है, मतलब ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, हाँ है ना। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। एक तरीके से बोल सकता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, अपोज करता है। तो जैसे ये जा रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि कुछ पार्टिकल अगर छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है तभी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है तभी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं रखी होती तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट जाते हैं और पूरा का पूरा स्पेस क्या होता है, खाली। लेकिन कुछ स्पेस है जिसमें कुछ रखा हुआ है, और वो जो रखा हुआ है वो किस टाइप का है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो किस टाइप का रखा हुआ है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिससे ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो किस टाइप का है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। बाद में इसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या नाम दे दिया गया, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया गया इसको, न्यूक्लियस। तो याद रखना है, सिंपल सा नाम है। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तभी डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, और उसको क्या नाम दे दिया बाद में, न्यूक्लियस नाम दे दिया। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब कुछ पार्टिकल अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर कोई यहाँ पे जाता है और इससे टकराता है तो टकराने पे क्या होगा, टकराने पे ये 180 डिग्री आ रहा है, और 180 डिग्री आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 20,000 में एक ही पार्टिकल है जो वापस आ रहा है। बाकी तो 19,999 जो है अपने पास, वो पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, बाहर वापस नहीं आ रहे। मतलब ये जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी हुई है ना, ये बहुत छोटी है, इसका वॉल्यूम क्या है, काफ़ी छोटा है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो भी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है,
चार्ज्ड बॉडी जो है इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा वॉल्यूम है, काफ़ी थोड़ा सा वॉल्यूम है। उस छोटे से वॉल्यूम की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और 20,000 में एक 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन। पहला ऑब्जर्वेशन स्ट्रेट जा रहे थे तो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है तभी स्ट्रेट जा पाएंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ रखा होगा। क्या रखा हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी है जो कि क्या है? न्यूक्लियस है। थर्ड है कि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा था? 20,000 में से एक का, मतलब जो भी रखा हुआ है वो काफ़ी छोटा है तभी ओनली एक पार्टिकल ही 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो पा रहा है। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी है वो क्या है? उसका वॉल्यूम क्या है? काफ़ी छोटा है। तो 3 ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम। इसके बाद ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकालने के बाद रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल बनाया उसके अंदर उसने क्या बताया। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पढ़ने के बाद अब चलते हैं इसका जो मॉडल इसने तैयार किया, रदरफोर्ड भाई साहब ने जो मॉडल तैयार किया वो मॉडल क्या था। लेकिन थोड़ा सा एक डायग्राम उससे पहले देख लेते हैं, उससे थोड़ी सी तुम्हें डायग्रामेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि क्या हो रहा है कि सपोज ये कोई एटम है हमारे पास, इस एटम के सामने हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से उसके ऊपर आ रहे हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो तुम देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल्स थे, ये 4 पार्टिकल्स, अगर मैं सिंपल सा समझाऊं तो ये चारों पार्टिकल्स जो थे ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है। ये कैसे है? ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है। ठीक है, ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की समझ में आ रही है। फिर कुछ पार्टिकल आए, जैसे कि ये वाला पार्टिकल ये आया और कुछ ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, ये पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या हुए? ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इनको ही क्या बोल सकता हूं मैं? इनको ये बोल सकता हूं मैं कि डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। ठीक है, फिर एक पार्टिकल ऐसा आया कि इससे टकराया और वापस चला गया। ठीक है, यहाँ आया और फिर ऐसे चला गया, मतलब ये पार्टिकल कैसा डिफ्लेक्ट हुआ है? इसका डिफ्लेक्शन हुआ है 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। चीज़ समझ में आ रही है? काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। तो उसको डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया कि क्या चीज़ें मैंने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से समझाई। तो अगर ये पार्टिकल सीधे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो भी पार्ट है वो क्या है? खाली है। बस ये जो रखा हुआ है इसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी एटम का पार्ट क्या है? पूरा का पूरा खाली है। याद रहेगा, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। और 20,000 में 1,000 कैसा आ रहा है? वन पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है 180 डिग्री पे, तो जो कि मैंने तुम्हें इसके अंदर समझाया। अब बात करते हैं जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा, कि जो भी रदरफोर्ड ने हमें समझाया कि उसका एटॉमिक मॉडल क्या था और उसके एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई और एटॉमिक मॉडल के अंदर उसने क्या चीज़ें एक्सप्लेन की, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर इसने बताया कि कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है? काफ़ी छोटा है, जैसे कि हम कंक्लूजन में देख चुके हैं। तो उसका मास भी क्या है? छोटा है। मास क्या है? वेरी स्मॉल। मास इज़ वेरी स्मॉल, मास इज वेरी स्मॉल, मास काफ़ी छोटा है। पॉजिटिव क्यों है? ड्यू टू प्रोटॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रोटॉन्स है, इसी वजह से इनको पॉजिटिव बोल रहे हैं। मास काफ़ी छोटा है और पूरा का पूरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सेंटर पे है। बिल्कुल, जो भी एटम है उसके सेंटर पे पूरा का पूरा मास प्रेजेंट है। और इस सेंटर की कोर ऑफ द सेंटर को हमने क्या नाम दे दिया हुआ है? न्यूक्लियस नाम दिया हुआ। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका मास काफ़ी छोटा है और कहाँ पे प्रेजेंट है? वो सेंटर के अंदर। उस सेंटर की कोर को हमने नाम दिया हुआ है न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, आगे चला जाए, पक्का आगे चला जाए। चलो सेकंड चीज़ पढ़ते हैं। सेकंड चीज़ इसने हमें क्या बताई? सेकंड चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन की बात इसने नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? वो इलेक्ट्रॉन के अराउंड वो न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं। थर्ड चीज़ इसने क्या बताई, जो पढ़ चुके हैं, बोलता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट
किसका किसका किसका, एटम का कैसा रहता है बच्चों, खाली रहता है। कैसा रहता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली रहता है। इसने थर्ड पॉइंट के अंदर हमें ये समझाया। इसके बाद इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है तो जल्द स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर इसने समझाया कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का जो डायामीटर होता है, वो डायामीटर का जो ऑर्डर है वो है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूक्लियस का बोल रहा हूँ मैं, एटम का नहीं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस का बोल रहा हूँ। और ये बोल रहा है कि जो एटम होता है उस एटम का डायामीटर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है दोनों के दोनों। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बताओ एटम बड़ा है या न्यूक्लियस बड़ा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो एटम बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा यहाँ से पता चल जाएगा, 10⁵ टाइम्स बिगर होता है, 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है। कौन, एटम बड़ा होता है न्यूक्लियस से। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। ठीक है, एक बार पूछा हुआ है तो याद रखना है कि जो एटम का साइज होता है वो न्यूक्लियस के साइज से 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है। एटम बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है। क्यों, क्योंकि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। याद रहेगी सिंपल सी चीज़। तो ये एटॉमिक मॉडल उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में भी इसने यहाँ पे बता दिया कि हेवली चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन्स है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है ये बताया, और उनके साइज के बारे में इसने ऑब्जर्वेशन बताया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हुई कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हुआ। लेकिन अब हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से हम अभी फिलहाल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। तो अब इसके बाद बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि क्या चीज़ें जो है जिसकी वजह से हम रदरफोर्ड मॉडल को भी फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि इसने हमें ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रॉपर पोजीशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको इसने मेंशन नहीं किया। प्रॉपर पोजीशन मेंशन नहीं की कि कितना दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन सेम पोजीशन से रिवॉल्व करेंगे, ये कोई जानकारी इसने हमें नहीं दी। तो पहला ड्रॉबैक तो ये था। सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि ये जो पूरा थ्योरी है, रदरफोर्ड मॉडल है, ये मैक्सवेल का एक लॉ है, उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, मैक्सवेल लॉ को ये फॉलो नहीं करता। पहले देख लेते हैं मैक्सवेल लॉ होता क्या है। मैक्सवेल लॉ हमें बताता है कि जब कभी भी कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऑपोजिटली पार्ट चार्जिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो पॉजिटिव के अराउंड कौन रिवॉल्व करेगा, नेगेटिव, जैसा कि रदरफोर्ड ने हमें बताया। तो मैक्सवेल बोलता है कि जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल के अराउंड कोई ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, तो इससे क्या होता है ना कि ये जो भी पार्टिकल है इसकी एनर्जी लूज होती है, ये अपनी एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करता जाएगा। ये मैक्सवेल के लॉ में हमें बताया हुआ है। ठीक है, जो कि फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे शायद। तो मैक्सवेल लॉ में ये बताता है कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर कोई ऑपोजिटली चार्ज्ड, मतलब ये पॉजिटिव के अराउंड क्या है, नेगेटिव। ऐसा ही तो एटम के अंदर होता है रदरफोर्ड के, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, मतलब किसी पॉजिटिव के साथ में कौन रिवॉल्व कर रहा है, नेगेटिव। तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। और अगर ये धीरे धीरे अपनी अगर एनर्जी लूज करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एनर्जी लूज कैसे करेगा, ये एनर्जी लूज करेगा कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एनर्जी लूज करेगा तो ये धीरे धीरे क्या आएगा, इस एटम के न्यूक्लियस के पास आएगा। तो ऐसे पास आता आता इस तरीके से ये इस न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा, जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा तो ये पास में आएगा,
किसके पास में आएगा? इस एटम के न्यूक्लियस के पास में आएगा। कौन पास में आएगा? ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ। और अगर ये धीरे धीरे पास में आएगा तो एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होगी तो ये कहाँ चला जाएगा? ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और अगर न्यूक्लियस के अंदर ही चला गया तो ना रहा इलेक्ट्रॉन और ना रहा इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे बता पाएंगे कि कोई भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर भी कोई चीज़ होती है? न्यूक्लियस के बाहर हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर यही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो न्यूक्लियस के अलावा हम एटम के अंदर और कोई चीज़ बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ को भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड मॉडल, जो कि क्या है? मैक्सवेल लॉ है। मैक्सवेल लॉ क्या होता है उसको समझेंगे कि पॉजिटिव किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के अराउंड कोई ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता है। एनर्जी अगर लूज करता जाएगा तो वो एक दिन क्या हो जाएगा? इसी तरीके से अगर हम इसको अप्लाई करें अपने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से एनर्जी लूज करेगा तो एक दिन किसके अंदर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। याद रहेगा। थर्ड चीज़ जो एक तरीके से ड्रॉबैक नहीं है, कि इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 10⁻⁻8 सेकेंड्स के अंदर 10⁻⁻8 सेकेंड्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। 10⁻⁸ सेकेंड्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर होगी। जो भी दो मॉडल आज मैंने समझाए, पहला मॉडल था थॉमसन का मॉडल, सेकंड मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। अगला मॉडल जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना बोहर का मॉडल, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी थोड़ा सा लंबा चलने वाला है ऑफकोर्स। तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके लिए हमें थोड़े से लेक्चर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन ये कुछ दो बेसिक मॉडल्स जो हमने पढ़े काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, मॉडल, इसके ड्रॉबैक, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि तुम्हें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर ये दो मॉडल तुम्हें बताएं। अगले लेक्चर के अंदर हम बोहर मॉडल शुरू करने वाले हैं, जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ाई वो अच्छे से पढ़ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और जो भी नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मज़े करते रहो। तब तक के लिए मेरी तरफ से